नमस्कार साथियों, आप इस वक्त जुड़े हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल से। एक ऐसा चैनल जो सिर्फ आवाज नहीं, एहसास लेकर आता है। यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है उन्हें। इस चैनल पर हम उन किताबों को आपकी अपनी भाषा में, उस अंदाज में सुनाते हैं जैसे कोई पुराना दोस्त आपको जिंदगी की बातें समझा रहा हो, बिना भाषण दिए, बिना भारी शब्दों में उलझाए। चाहे आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की भीड़ में हो, जहां वक्त भागता है और दिन कब शुरू होकर रात में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, या फिर आप किसी गांव की सोंधी मिट्टी में सुबह की ठंडी हवा और शाम की चुप्पी के बीच अपने सपनों को सहेज रहे हों। ये चैनल हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं होती, किताबें सुनने वालों का भी उतना ही अधिकार होता है। और आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है पीक प्रोडक्टिविटी। लेखिका हैं ज़ोई मकी। यह किताब एक सीधा, सच्चा लेकिन बेहद असरदार संदेश देती है कि ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफलता मिलती है। ज़ोई मकी खुद एक सेल्फ डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन कोच हैं। उन्होंने दुनिया भर के हजारों लोगों को उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद की है, और इस किताब में उन्होंने अपने अनुभवों को एकदम साफ, सरल और अमल करने लायक तरीकों में बांटा है। इस किताब के 10 अध्याय हमें सिखाते हैं कैसे हम अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ करें, कैसे डिस्ट्रैक्शंस यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, कैसे अपनी एनर्जी को समझें और सही वक्त पर सही काम करें, कैसे एक सिस्टमैटिक माइंडसेट बनाकर जिंदगी को नियंत्रण में लें, और कैसे बिजी होने के बजाय इफेक्टिव बना जाए। पीक प्रोडक्टिविटी कोई थ्योरी की किताब नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है जो कहती है कम काम करो लेकिन पूरी ताकत से करो। ये किताब उस किसान के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जो सुबह 4 बजे खेत में निकलता है, जितनी उस कॉर्पोरेट वर्कर के लिए जो मीटिंग से मीटिंग भाग रहा है लेकिन संतोष नहीं पा रहा। हमारे चैनल की यही तो कोशिश है कि वो किताबें जो कभी सिर्फ लाइब्रेरी या अंग्रेजी बोलने वालों की सीमा तक सीमित थीं, अब हर उस दिल तक पहुंचें जो सुनना चाहता है, समझना चाहता है और बदलना चाहता है खुद को। आप इस चैनल पर न सिर्फ किताबें सुनेंगे, बल्कि महसूस करेंगे कि कैसे हर शब्द आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ रहा है। हम यहां सिर्फ नॉलेज नहीं बांटते, हम उम्मीद बांटते हैं कि चाहे आपकी परवरिश किसी छोटे गांव में हुई हो या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर किताब पीक प्रोडक्टिविटी के साथ। हर अध्याय में आपको मिलेगा एक नया दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जा और एक साफ रास्ता अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का, क्योंकि जिंदगी का असली बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें एक सिस्टम के साथ पूरा करना सीखते हैं। जुड़िए इस आवाज के साथ, इस सफर के साथ, और बनाइए खुद को वो इंसान जो हमेशा बनना चाहते थे। चैप्टर 1 द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। ज़ोई मकी इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी लेकिन जरूरी बात से करती है। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमें अक्सर लगता है कि एक साथ कई काम करना हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, लेकिन वास्तव में यही आदत हमारी मेंटल क्लैरिटी, फोकस और काम की गुणवत्ता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब हम सोचते हैं कि हम सिमल्टेनियसली 2 या 3 काम कर सकते हैं, तो असल में हम बार बार अपने ध्यान को एक टास्क से दूसरे पर शिफ्ट कर रहे होते हैं। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है, जो हमारे दिमाग की एनर्जी का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देता है। ये बार बार का स्विचिंग न केवल दिमाग को थका देता है, बल्कि काम में गलतियां बढ़ाता है और समय भी ज्यादा लगता है। ज़ोई बताती हैं कि जब हम एक समय पर केवल 1 काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे डीप लेवल पर प्रोसेस करता है। इससे डिसीजन मेकिंग तेज होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और हम उस काम में मास्टरी महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं और साथ साथ फोन पर बातचीत कर रहे हैं, तो न रिपोर्ट में गहराई होगी, न बातचीत में समझदारी। इस सुपरफिशियल अटेंशन की आदत हमें हर काम में एवरेज बना देती है। ज़ोई कहती हैं कि ये मॉडर्न वर्ल्ड हमें बिजी रहने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम पर्पसफुल तरीके से एक एक काम करें।
उनका सुझाव है कि आप हर दिन की शुरुआत में केवल वन प्रायोरिटी तय करें और उस पर पूरी तरह फोकस करें। जब आप दिमाग को केवल एक दिशा में लगाते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं बल्कि सेल्फ सैबोटाज का तरीका है और फोकस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 2, डिजाइन योर डे विथ पर्पस। ज़ोई मकी इस अध्याय में हमें बताती हैं कि दिन की शुरुआत कैसी हो यही तय करता है कि दिन कैसा बीतेगा। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन, ईमेल या सोशल मीडिया देखने लगते हैं और यहीं से उनका दिन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। दिन की डायरेक्शन बाहरी दुनिया तय करने लगती है, जबकि ज़ोई कहती हैं कि सुबह का समय सेल्फ डायरेक्शन का होना चाहिए। वो कहती हैं कि सबसे पहले हमें यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है और उसी के अनुसार दिन को डिजाइन करना चाहिए। ज़ोई एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव प्रक्रिया बताती हैं। सुबह उठते ही 1 क्वाइट आवर केवल सोचने, प्लान करने और प्रायोरिटी सेट करने में लगाइए। इस समय कोई स्क्रीन, कोई नोटिफिकेशन या कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। वह कहती हैं कि इस फर्स्ट आवर में ब्रेन सबसे अलर्ट और क्रिएटिव होता है और अगर हम इसका इस्तेमाल प्लानिंग के लिए करें तो पूरा दिन डिसिप्लिन्ड और इफेक्टिव बन सकता है। वह बताती हैं कि अपने पूरे दिन में केवल 3 मेन टास्क्स तय करें, लेकिन उनमें से भी 1 ऐसा होना चाहिए जो आपकी लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा हो। इसका मतलब है कि सिर्फ आज का काम नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी को सपोर्ट करने वाला काम हो। ज़ोई के अनुसार दिन की शुरुआत पर्पस के साथ करने से न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि एंग्जाइटी, कंफ्यूजन और डिसीजन फैटीग भी कम होती है। इस अध्याय में वह एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट साझा करती है, रिवर्स स्केड्यूलिंग, यानी दिन की शुरुआत उन कार्यों से करना जो सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी मांगते हैं और आसान कामों को बाद के लिए छोड़ना। ज़ोई का मानना है कि हमारा ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है, इसलिए हाई वैल्यू टास्क्स को दिन के शुरुआत में ही निपटाना चाहिए। पर्पसफुल डे डिजाइन का मतलब है कि दिन में सब कुछ मैकेनिकली न चले बल्कि कॉन्शियसली तय हो। ज़ोई हमें यह भी सिखाती हैं कि दिन के अंत में 5 मिनट्स रिफ्लेक्शन के लिए रखें, जहां आप ये देखें कि आपने क्या अचीव किया, क्या छूट गया और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार दिन की शुरुआत पर्पस से और अंत रिफ्लेक्शन से करने की आदत धीरे धीरे जीवन को एक नई दिशा देती है। चैप्टर 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस इंटेंशनली। इस अध्याय में ज़ोई मक्की हमें बताती हैं कि आज के दौर में डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक महामारी बन चुका है। हम हर 5 से 10 मिनट्स में अपना ध्यान किसी न किसी नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, फोन कॉल, ईमेल या किसी बाहरी शोर की ओर मोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी बाधा है हाई लेवल प्रोडक्टिविटी की ओर। ज़ोई कहती हैं कि डिस्ट्रैक्शंस खुद नहीं आते, हम उन्हें अनुमति देते हैं। अपने एनवायरनमेंट को अनमैनेज्ड छोड़कर, बाउंड्रीज सेट न करके और टेक्नोलॉजी को बिना नियंत्रण में रखे। वह बताती हैं कि ध्यान भटकाने वाली चीजें 2 तरह की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में आता है मोबाइल, इंटरनेट, लोग, आवाजें या कोई अचानक से आया मैसेज, जबकि इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में हमारी ओन थॉट्स, चिंता, अनिश्चितता और खुद को टालने की आदत शामिल होती है। सबसे पहले हमें इन दोनों का बारीकी से अवलोकन करना होता है। ज़ोई एक टेक्निक शेयर करती हैं, डिस्ट्रैक्शन लॉग, यानी आप 1 फुल डे के लिए हर बार जब आपका ध्यान भटके उसे एक पेपर पर लिख लें। इससे आप खुद देख पाएंगे कि आपके डिस्ट्रैक्शन के पैटर्न क्या हैं। जब यह पैटर्न सामने आता है तभी आप उन्हें सच में कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। वह एक और रणनीति बताती हैं, एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अगर आपका मोबाइल नोटिफिकेशंस आपको बार बार खींचते हैं तो उन्हें डिसेबल कर दीजिए। अगर काम के समय बार बार सोशल मीडिया खोलने की आदत है तो फोन को दूसरे कमरे में रखिए या एप्स को टेम्पोरेरली डिलीट कर दीजिए। ज़ोई यह भी कहती हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को भी रिस्पेक्टफुली बता सकते हैं कि आप सर्टेन आवर्स में डिस्टर्ब नहीं किए जाना चाहते। वह इसे फोकस बाउंड्री कहती हैं, एक इनविजिबल वॉल जो आपकी मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए ज़ोई ब्रेन डंप का सुझाव देती है। एक नोटबुक में सुबह सुबह 5 मिनट्स तक
जो भी विचार दिमाग में चल रहे हैं उन्हें लिख दीजिए। इससे वो विचार दिन भर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद से यह सवाल करें, क्या मैं सच में काम कर रहा हूं या केवल व्यस्त दिख रहा हूं? क्योंकि जब तक हम डिस्ट्रैक्शन के शिकार बने रहेंगे तब तक ना हम गहराई से कुछ कर पाएंगे, ना ही मास्टरी हासिल कर पाएंगे। एक इंटेंशनल और डिस्ट्रैक्शन फ्री वातावरण ही वो जमीन है जहां पीक प्रोडक्टिविटी का बीज उगता है। चैप्टर 4, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स दैट स्टिक। ज़ोए मैक्की इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से करती है। हमारी प्रोडक्टिविटी का स्तर हमारी हैबिट्स के ऊपर निर्भर करता है। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन सस्टेनेबल रिजल्ट्स लाने के लिए स्ट्रॉन्ग हैबिट्स की जरूरत होती है। हम अक्सर सोते समय सोचते हैं कि कल से अर्ली उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें हमें अपनी पकड़ में ले लेती हैं। ज़ोए कहती हैं कि हैबिट एक बिहेवियर नहीं बल्कि एक सिस्टम है, और सिस्टम तभी बनता है जब हम उसे कॉन्शियसली डिजाइन करें। सबसे पहले वह हैबिट फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस बताती हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वो ट्रिगर है जो हैबिट को एक्टिवेट करता है, रूटीन वो बिहेवियर है जो हम दोहराते हैं, और रिवॉर्ड वो संतोष है जो हमें उस हैबिट से मिलता है। उदाहरण के लिए, आपका क्यू है सुबह का अलार्म, रूटीन है उठकर मोबाइल देखना, और रिवॉर्ड है डोपामीन बूस्ट। लेकिन यही सिस्टम अगर आपने शिफ्ट किया तो क्यू वही अलार्म रहेगा, रूटीन बन सकता है जर्नलिंग या स्ट्रेचिंग, और रिवॉर्ड बन सकता है क्लैरिटी और कामनेस। ज़ोए एक प्रिंसिपल पर जोर देती है, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट इजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसका अर्थ है कि किसी नई आदत को अपनाने के लिए उसे इतनी सहज बनाइए कि वह रेजिस्टेंस न पैदा करे। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने की हैबिट डालना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास या स्टडी टेबल पर रखें ताकि सुबह उठते ही वो आपकी आंखों के सामने हो। ज़ोए यह भी बताती हैं कि हैबिट्स को डेली ट्रैक करना बेहद जरूरी है। वह हैबिट ट्रैकर के उपयोग की सलाह देती है, जिसमें आप हर दिन मार्क करते हैं कि आपने कौन सी हैबिट पूरी की। यह विजुअल फीडबैक आपके ब्रेन को रीइंफोर्समेंट देता है कि आप कंसिस्टेंट हैं। वह यह भी कहती हैं कि कभी भी एक हैबिट छोड़ने पर गिल्ट मत लाइए। अगर आप 1 दिन चूक भी गए तो नेक्स्ट दिन फिर शुरू कीजिए, लेकिन 2 दिन लगातार मत चूकिए। यह गोल्डन रूल है, नेवर मिस ट्वाइस। ज़ोए इस अध्याय में यह स्पष्ट करती हैं। चैप्टर 5, मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। इस अध्याय में ज़ोए मैक्की एक ऐसे विषय को छूती हैं जो देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन जीवन की दिशा बदल सकता है, और वो है ना कहना। वह कहती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग लोगों को खुश रखने के चक्कर में हर काम के लिए हाँ कहते चले जाते हैं। किसी ने कोई काम सौंपा, मीटिंग के लिए बुलाया या कोई सामाजिक निमंत्रण दिया तो हम बिना सोचे हाँ कह देते हैं। ऐसा लगता है कि मना करना गलत है, अशिष्टता है या सामने वाले को ठुकराना है, लेकिन ज़ोए इस भ्रम को तोड़ती है। वह कहती हैं कि जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज के लिए ना कह रहे होते हैं, और यही आपकी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खा जाता है। ज़ोए बताती हैं कि हर हाँ के पीछे हमारा एक डर छिपा होता है, रिजेक्शन का डर, गिल्ट का डर या रिलेशनशिप बिगड़ने का डर। लेकिन एक सच्चा और सफल व्यक्ति वही होता है जो यह पहचानता है कि कौन से काम उसकी जिंदगी के मकसद से मेल खाते हैं और कौन से नहीं। वह कहती हैं कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी काम के लिए मेंटली तैयार नहीं हैं या वो काम आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है तो उसके लिए ना कहना ही आपके मानसिक स्वास्थ्य और लक्ष्य के लिए सही है। ज़ोए एक सरल तकनीक बताती हैं जिसे वह पॉज बिफोर यस कहती हैं। इसका मतलब है जब कोई आपसे कुछ कहे तो तुरंत जवाब मत दीजिए, पॉज लीजिए, सोचिए कि क्या यह अनुरोध आपकी वैल्यूज और प्रायोरिटीज के अनुकूल है। अगर नहीं है तो पूरी विनम्रता से ना कहिए। वह कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस भी सुझाती हैं, जैसे थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई वोंट बी एबल टू कमिट राइट नाउ, या आई हैव अदर प्रायोरिटीज दैट नीड माई अटेंशन। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है, हर बार जब आप हाँ कहते हैं तो आप अपने समय का एक टुकड़ा किसी और को दे रहे होते हैं, और अगर आपने अपने समय को बचाना नहीं सीखा
तो आपके सपनों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जोई यह भी कहती हैं कि ना कहने की कला करेज के साथ साथ क्लैरिटी भी मांगती है। आपको खुद से यह साफ होना चाहिए कि आपकी जिंदगी की दिशा क्या है, और तभी आप तय कर सकते हैं कि कौन से रास्ते आपको उस दिशा में नहीं ले जाते। यह अध्याय हमें गिल्ट से आजाद करता है और यह सिखाता है कि ना कहना नकारात्मक नहीं, बल्कि एक सकारात्मक, संरक्षक और रचनात्मक निर्णय हो सकता है। चैप्टर 6, एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम, जोई मैकी। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही साहसिक विचार से करती है। टाइम मैनेजमेंट इज डेड, एनर्जी मैनेजमेंट इज द न्यू की। हम अक्सर प्रोडक्टिविटी की बात करते हुए टाइम को लेकर परेशान रहते हैं। सोचते हैं कि 24 आवर्स कैसे एफिशिएंटली बिताएं, कहां टाइम बचाएं, कौन से टूल्स इस्तेमाल करें। लेकिन जोए कहती हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि ये है कि आपके पास उस समय के दौरान कितनी एनर्जी है। क्योंकि अगर आपके पास 8 आवर्स भी हों लेकिन एनर्जी 0 हो तो वो 8 आवर्स बेकार चले जाते हैं। वहीं अगर आपके पास सिर्फ 2 आवर्स हैं लेकिन एनर्जी हाई है तो आप उनसे मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। इस अध्याय में जोए 4 तरह की एनर्जीज की बात करती हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। सबसे पहले आती है फिजिकल एनर्जी, जो हमारी नींद, खान-पान और व्यायाम से जुड़ी होती है। अगर आप रात को ठीक से सोए नहीं हैं, जंक फूड खा रहे हैं और मूवमेंट नहीं है, तो चाहे जितनी प्लानिंग कर लें, आपका ब्रेन स्लगिश रहेगा। इसके बाद है मेंटल एनर्जी, जो आपके ब्रेन की क्लैरिटी और फोकस को तय करती है। मेंटल एनर्जी तभी बनी रहती है जब आप डीप वर्क करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हैं। तीसरा पहलू है इमोशनल एनर्जी, जो आपके रिलेशनशिप्स, सेल्फ टॉक और कॉन्फिडेंस से जुड़ी होती है। अगर आप हर समय गिल्ट, तनाव या कंपैरिजन में उलझे रहते हैं तो आपकी इमोशनल एनर्जी लगातार लीक होती रहती है। और अंत में आती है स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी आपका उद्देश्य, आपका वाई। जब आप किसी मीनिंगफुल काम से जुड़े होते हैं तो वो इनर ड्राइव पैदा होती है जो आपको लगातार इंस्पायर्ड रखती है। जोई इस अध्याय में कहती हैं कि अपने दिन की शुरुआत उन कार्यों से कीजिए जो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी मांगते हैं, यानी हाई फोकस, क्रिएटिव या स्ट्रेटेजिक काम सुबह करें जब एनर्जी हाईएस्ट होती है। आफ्टरनून में एनर्जी डिप होने लगता है, तब आप ईमेल्स या रूटीन टास्क्स कर सकते हैं। जोई यहां एक कॉन्सेप्ट बताती हैं, एनर्जी मैपिंग। चैप्टर 7, हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन कम ही लोग इसे गहराई से समझते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक कोई काम शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन जोई मैकी हमें इस चैप्टर में एक बिल्कुल अलग और गहराई भरी सच्चाई बताती है। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है जो अचानक आएगा और हमें हिला देगा। असल में मोटिवेशन को इस्तेमाल करना भी एक कला है। इस अध्याय की शुरुआत जोई एक सिंपल लेकिन गहरे सवाल से करती है, क्या मोटिवेशन इंतजार करने की चीज है या उसे बनाया जा सकता है। यहां पर वह कहती हैं कि हम सबके भीतर कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी उठती है, जैसे किसी वीडियो को देखकर, किसी किताब को पढ़कर या फिर किसी इंसान की बातों से। लेकिन अगर उस चिंगारी को आग नहीं बनाया जाए तो वो बुझ जाती है। इसीलिए मोटिवेशन को केवल महसूस नहीं करना है, उसे एक्शन में बदलना है। जोई समझाती हैं कि जब आप एक बार किसी छोटे एक्शन से शुरुआत करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक पेज पढ़ना या सिर्फ वॉक पर जाना, तो ब्रेन उस काम को कंप्लीट करके डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा लगता है और आगे बढ़ने का मन करता है। यही साइकिल दोहराते रहने से हमारा मोटिवेशन मजबूत होता है, यानी एक्शन मोटिवेशन को जन्म देता है, ना कि उसका इंतजार करना। वो बताती हैं कि अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए ताकि वे भारी न लगें। जब गोल्स क्लियर होते हैं और कदम छोटे होते हैं तो हर बार कुछ हासिल करने का एहसास हमें मोटिवेट करता है। साथ ही जोई ये भी बताती हैं कि हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि हमने ये सफर क्यों शुरू किया था, वो क्यों ही हमारी अंदर की मोटिवेशन को बाहर लाने की कुंजी होती है। चैप्टर 8, व्हाट इज डिसीजन, फैटीग एंड हाउ टू अवॉइड इट। इस अध्याय में जोई मैकी एक ऐसी चीज के बारे में बात करती हैं
जो हमारी रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खा जाती है। डिसीजन फटीग, यानी फैसले लेने की थकान। आप सोचिए, जब सुबह से लेकर रात तक हमें छोटे बड़े हजारों फैसले लेने पड़ते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस काम को पहले करना है, तो दिन के अंत तक हमारा दिमाग थक जाता है और यही थकान हमारे महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है। जोई बताती हैं कि हमारी ब्रेन की डिसीजन लेने की क्षमता एक बैटरी की तरह है। हर फैसले के साथ वो थोड़ा थोड़ा खत्म होती जाती है। जब आप बार बार सोचते हैं कि आज क्या पहनो, क्या खाएं, क्या पहले करें और क्या बाद में, तो आपका माइंड थकने लगता है। और जब दिन के आखिर में कोई बड़ा या जरूरी निर्णय लेना होता है, तब ब्रेन में एनर्जी ही नहीं बचती। यही है डिसीजन फैटीग। इसे रोकने के लिए जोई कुछ बेहद कारगर उपाय सुझाती हैं। सबसे पहला है रूटीन बनाना। जब आप अपने दिन के कुछ हिस्सों को ऑटोमेटिक बना देते हैं, जैसे हर दिन वही कपड़े पहनना या सुबह वही ब्रेकफास्ट लेना, तो आपका माइंड उन फैसलों में समय और एनर्जी खर्च नहीं करता। इसी तरह दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी और कठिन काम करने चाहिए, क्योंकि तब माइंड फ्रेश होता है और बेहतर डिसीजन ले सकता है। जोई ये भी कहती हैं कि हर काम को खुद करने की कोशिश न करें। कुछ फैसले डेलीगेट करें या पहले से प्री प्लान करें। इससे न सिर्फ थकान कम होती है, बल्कि आप अपने दिमाग को जरूरी चीजों के लिए फोकस कर पाते हैं। डिसीजन फैटीग से लड़ने का मतलब है अपने माइंड की एनर्जी को मैनेज करना, ताकि आप दिन भर में सही फैसले ले सकें। इन दोनों अध्यायों का संदेश साफ है। मोटिवेशन को केवल महसूस नहीं, बल्कि चलाना होता है और दिमाग को सही फैसले लेने के लिए बचाकर रखना होता है। यही है पीक प्रोडक्टिविटी की असली चाबी। चैप्टर 9, हाउ टू से नो विदाउट गिल्ट। जोई मैकी इस चैप्टर में उस मानसिक संघर्ष की बात करती हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोग हर दिन गुजरते हैं, ना कहने की झिझक। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना अच्छा होता है, लेकिन यही आदत कई बार हमारे अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने लगती है। जब हम हर बार दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहते हैं, तब हम अपनी जरूरतों, अपने समय और अपने आत्मसम्मान को अनदेखा कर देते हैं। हम अंदर ही अंदर थकने लगते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। जोई बताती हैं कि ना कहना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक जरूरी सेल्फ केयर है। जब आप बार बार अपनी प्राथमिकताओं को छोड़कर दूसरों को महत्व देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी ही लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप थके हुए, परेशान और अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। इसीलिए अगर आप अपने रिश्तों को हेल्दी रखना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा कि बिना अपराध बोध के ना कैसे कहें। इस चैप्टर में जोई एक खास अभ्यास सुझाती हैं। पॉज, एवेल्युएट, रिस्पॉन्ड। यानी जब कोई आपसे कुछ कहे या मांगे, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। रुकिए, सोचिए कि क्या आपके पास वक्त, ऊर्जा और इच्छा है वो काम करने की। फिर जवाब दीजिए। अगर मुमकिन है तो हाँ, नहीं तो आत्मविश्वास से ना। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपसे मदद मांगे और आप थके हुए हों, तो आप कह सकते हैं, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अभी खुद ही थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, इसलिए मदद नहीं कर पाऊंगा। यह ना कहने का एक विनम्र लेकिन स्पष्ट तरीका है। जोई यह भी बताती हैं कि हर ना के पीछे एक हाँ होता है, खुद के लिए, अपनी प्रायोरिटीज के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। जब आप ना कहना सीख जाते हैं, तब आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आप खुद के लिए स्पेस और रिस्पेक्ट मांगते हैं। इससे न सिर्फ आपकी मानसिक सेहत बेहतर होती है, बल्कि आपके रिश्तों में भी पारदर्शिता और संतुलन आता है। चैप्टर 10, बिल्ड योर कस्टमाइज्ड रूटीन। इस अंतिम चैप्टर में जोई मैकी प्रोडक्टिविटी का सबसे गहरा और व्यक्तिगत पहलू उजागर करती हैं कि आपकी रूटीन सिर्फ आपकी होनी चाहिए। इस दुनिया में लाखों लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं और अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं। लेकिन क्या वही रूटीन हर किसी पर लागू होती है? जोए का जवाब है, बिल्कुल नहीं। जोए कहती हैं कि प्रोडक्टिव बनने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की आदतें कॉपी करें। इसका मतलब है कि आप खुद को इतने अच्छे से जानें कि आप एक ऐसा सिस्टम बना सकें जो सिर्फ आपके लिए काम करे। इसके लिए सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है।
हमें जानना होगा कि हमारे शरीर की नेचुरल एनर्जी कब सबसे ज्यादा होती है, हम किन एक्टिविटीज में फ्लो एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हम सुबह सुबह ज्यादा फोकस्ड रहते हैं या रात को। जोए हमें 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताती हैं। पहला, डिफाइन योर गोल्स। सबसे पहले तय कीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। फिटनेस, स्किल डेवलपमेंट, वर्क परफॉर्मेंस, इमोशनल बैलेंस। दूसरा, टाइम ब्लॉक योर डे। दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटिए। किस समय क्या काम करना है ये पहले से तय कीजिए। तीसरा, एक्सपेरिमेंट विथ योर रूटीन। 1 हफ्ते तक अपने बनाए रूटीन को फॉलो कीजिए और देखिए क्या काम कर रहा है क्या नहीं। चौथा, रिफाइन एंड पर्सनलाइज। अपने रूटीन में लगातार बदलाव करते रहिए जब तक वो पूरी तरह आपके लाइफस्टाइल से सिंक में ना आ जाए। जोए यह भी कहती हैं कि रूटीन बनाते समय हमें गिल्ट फ्री फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। यानी अगर किसी दिन कुछ मिस हो जाए तो खुद को दोष देने के बजाय यह सोचें कि कैसे उसे बेहतर मैनेज किया जा सकता है। एक अच्छा रूटीन वो होता है जो हमें कंट्रोल में महसूस कराए, न कि हमें बांध दे। इस चैप्टर का अंतिम संदेश बेहद गूढ़ है। योर प्रोडक्टिविटी इज पर्सनल। जब आप खुद के लिए एक ऐसा शेड्यूल बनाते हैं जो आपकी जिंदगी, आपकी जरूरतों और आपके रिदम के साथ तालमेल रखता है, तभी आप पीक परफॉर्मेंस पर पहुंचते हैं। दूसरों के तरीके आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, लेकिन आपका तरीका सिर्फ आपका होगा और वही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो साथियों, आपने अभी सुनी पीक प्रोडक्टिविटी किताब की आखिरी बातें, लेकिन सच कहूं तो यह केवल एक किताब की समाप्ति नहीं है, ये एक नई सोच की शुरुआत है। जोए मैकी ने इस किताब के जरिए हमें यह समझाया कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ दिन भर बिजी रहना नहीं है, बल्कि हर उस छोटे कदम को समझदारी से चुनना है जो हमें हमारे मकसद के करीब ले जाए। ये किताब शहर की कॉरपोरेट लाइफ में उलझे प्रोफेशनल्स के लिए जितनी जरूरी है, उतनी ही गांव के युवाओं के लिए भी जो कम संसाधनों में भी बड़ा सपना देख रहे हैं। हर चैप्टर एक आईना था जो हमें हमारी पुरानी आदतों, हमारे डिस्ट्रैक्शंस और हमारी समय की बर्बादी को दिखा रहा था। लेकिन साथ ही हर अध्याय में एक चुपचाप उगता हुआ सूरज भी था जो बता रहा था कि हम चाहें तो अपने दिन की शुरुआत एक साफ इरादे से कर सकते हैं। हम चाहें तो अपनी सोच को नए सांचे में ढाल सकते हैं। आपका ये हिंदी ऑडियो बुक चैनल भी ठीक इसी मकसद से बना है। हम चाहते हैं कि आप चाहे गांव की किसी मिट्टी भरी गली में बैठकर सुन रहे हों या मेट्रो में भीड़ के बीच खड़े होकर, हर शब्द आपके दिल तक पहुंचे। हम ये मानते हैं कि गांव के लोगों में जो सादगी है और शहर के लोगों में जो रफ्तार है, दोनों को अगर सही दिशा दी जाए तो वे अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। हमारा चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक पुल है जो गांव और शहर को जोड़ता है, अनुभव और नई सोच को मिलाता है और आपके मन की ऊहापोह को एक स्पष्टता में बदलने की कोशिश करता है। हम यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपकी जिंदगी में कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं, हर दिन, हर ऑडियो के जरिए। इस किताब के जरिए आपने सीखा कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटना है, टाइम और फोकस को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी सीमाओं को पहचान कर कैसे खुद को एक्सपैंड करना है। लेकिन असली काम अब शुरू होता है जब आप इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या में उतारेंगे, जब आप इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी की आवाज बनाएंगे। अगर आपको इस सफर में कुछ भी अच्छा लगा, कोई एक लाइन, कोई एक विचार, कोई एक एहसास, तो इसे संभाल कर रखिए। और अगर कुछ नया सीखा तो अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हम सब मिलकर ही एक प्रोडक्टिव, समझदार और संवेदनशील समाज बना सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किताबें आपकी भाषा में, आपके लहजे में, आपकी जिंदगी के संदर्भ में आप तक पहुंचे। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और अगली बार जब आप किसी किताब की तलाश में हो तो याद रखिए, हम आपके गांव की खाट से लेकर शहर के ऑफिस डेस्क तक हर जगह आपके साथ हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक खुद से जुड़िए, समय से प्यार कीजिए और अपने जीवन को दिशा दीजिए। धन्यवाद और दिल से शुभकामनाएं।